जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी जेल पहेरी में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे वो सभी क्वेश्चंस को देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन क्वेश्चनों से वो भी हम आपको बताएंगे, और जो जो पेपर में आ सकती है वो सारी बातें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये वीडियो ना केवल जेल पहेरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी बल्कि अदर एग्जाम्स में भी जितने भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है। तो आप सभी जानते हैं कि त्वरण की इकाई क्या होती है। अगर नहीं जानते तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखें। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर में क्या होता है, वेग बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। हालांकि हमने वेग अपॉन समय कर दिया, तो वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल। इसमें जो जो बातें आपको एक्स्ट्रा जाननी है वो सारी हम बातें आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो देखिए वेग का जो होता है ना, वेग का क्या होता है, वेग का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा, या वेग की जो यूनिट होगी वो होती है मीटर पर सेकेंड, और समय की होती है सेकेंड। तो अब मीटर पर सेकेंड ऊपर वेग की, नीचे समय सेकेंड की हो जाएगा। तो अब आप खुद ही देखिए इससे फॉर्मूला क्या कंक्लूजन निकलेगा। आपका कंक्लूजन निकलेगा कि जब आप इसको काट देंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा। और इसी चीज़ को कई बार ऐसे भी लिख देता है, क्योंकि अब देखिए बटे में है। आप शायद मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आपने ये देखा होगा, क्या देखा होगा भाई, कि मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर आया ना, मीटर पर सेकेंड, इसी को आप ऐसे बोल रहे ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही चीज़ कई बार आपको ऐसा लिखकर दिखी मिलेगी तो घबरा मत जाइएगा, मीटर इनवर्स टू है ना, क्योंकि ये बटे की चीज़ें पलट जाएगी तो वो इनवर्स टू ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी देखने को आपको मिल सकता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें। देखिए त्वरण बराबर में क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। लेकिन कभी त्वरण में कमी हो रही हो, ठीक है, कभी त्वरण में कमी हो रही होगी, तो अगर यही डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि त्वरण में कमी को क्या कहा जाता है। तो अगर त्वरण में कभी कमी होगी, अगर वेग बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 80 की रफ्तार से था कोई व्यक्ति, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका क्या था, वेग था, फिर उसके बाद वो कितने की रफ्तार से हो गया, 120 की रफ्तार से हो गया, है ना। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, और फिर कितना हो गया, 120 की रफ्तार से हो गया। अगर मीटर सेकेंड से हो गया, जो भी हो, किलोमीटर मीटर, तो यहाँ पर कितने का वेग वो हो रहा है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 40। तो ये 40 आप बोल सकते हो 40 मीटर पर सेकेंड, क्या बोल सकते हो, या जो भी रहेगा किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट का हम नहीं बोल रहे, यूनिट का हम हटा दे रहे हैं यूनिट। ठीक है, हम ये बोले कि 80 की रफ्तार से था, 120 की रफ्तार से हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो 40 हुआ ना उसका त्वरण कहलाएगा, मतलब बड़ा हुआ है। जबकि अगर यही होता कि 120 की रफ्तार से चल रहा था, 80 की रफ्तार से हो गया, तो 120 की रफ्तार से चल रहा था, 80 की रफ्तार से हो गया, इसका मतलब 40 की कमी हुई, तो आपका जो त्वरण आएगा वो 40 कम आएगा। तो जो 40 की कमी होती है, फिर त्वरण में कमी जो होती है, आप उसको त्वरण ना बोल करके मंदन बोल देते हो। तो फाइनली जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है त्वरण की यूनिट, त्वरण का फॉर्मूला, और त्वरण में कमी को क्या कहते हैं, त्वरण में कमी को कहते हैं मंदन। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। त्वरण में कमी को आप क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है। हड्डी एक मांसपेशी से खालिस्तान जुड़ी होती है। इस पे दो क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे पूछता है कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को कहते हैं कंडारा या टेंडन। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं पट्टा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वकैब आते रहते हैं, वो सभी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो टेंडन याद रखना, मेनली आपको पेपर में दिखा मिलेगा, टेंडन जरूर देखने को मिलेगा कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, टेंडन। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ना, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को बोलते हैं टेंडन। और जबकि अगर ये आ जाएगा कि हड्डी और हड्डी को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, हड्डी एवं हड्डी को कौन जोड़ता है, हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले को बोलते हैं लिगामेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लिगामेंट क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलेंगे आपको। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, हम फिर से लिखवा देते हैं आपको अच्छी तरह से, लिगामेंट्स बोलेंगे, या तो हिंदी में इसको बोलेंगे अस्थिबद्ध, हिंदी में बोलेंगे अस्थिबद्ध। अस्थि मतलब हड्डियां और बद्ध मतलब बंधन। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला बंधन, तो अस्थिबद्ध। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलोगे भाई, लिगामेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, लिगामेंट्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले ये भी देख लीजिए, हाँ यहीं पर ऑप्शन में ही तो आप यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी कि लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, इसे ही स्नायु कहा जाएगा, लिगामेंट्स कहा जाएगा। जबकि टेंडन क्या करते हैं, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई।
अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बोलता है नीचे मतलब ये सारी विषाणु जनित रोग है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने ले आया भाई, हालांकि पेपर में ही आया, हमने क्या आपके सामने लाया पेपर में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। इसमें हम आपको और भी ज़्यादा चीज़ें वो करेंगे। देखिए जब भी वायरस की ठीक है, एक वायरस की रहेगा, वायरस से होने वाला रोग वायरस को ही बोलते हैं क्या, विषाणु बोलते हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग वायरस को ही बोलते हैं विषाणु। फिर उसके बाद होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब कि इसे बोला जाता है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु ऐसा बड़ी की मात्रा रहती है, हमने छोटी की लगा दी ना, जीवाणु कहा जाएगा। ठीक है, वायरस को क्या कहा जाएगा, विषाणु कहा जाएगा। आप केवल सुनने पे ध्यान दीजिए, हो सकता है लिखने में थोड़ा सा आप वो गलत मतलब प्रिंट हो रहा हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, वायरस को ही क्या बोला जाएगा, वायरस को बोला जाएगा विषाणु, वायरस को बोलते हैं विषाणु बोलेंगे, और फिर विषाणु। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा, बैक्टीरिया को बोला जाएगा, बैक्टीरिया को बोला जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा, जीवाणु। और उसके बाद क्या पूछा जाता है पेपर में, वायरस का पूछा जाता है, बैक्टीरिया का पूछा जाता है, प्रोटोजोआ का पूछा जाता है, प्रोटोजोआ का पूछा जाएगा, और एक और बचता है कौन सा, फंगस या कवक का पूछा जाएगा। ठीक है, फंगस या कवक का पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरह से पेपर में पढ़ कर जानी है। चूंकि अभी वायरस का आया तो हम आपको वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दें। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वायरस में क्या पाया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। पूछा जाता है वायरस में उपस्थित होता है, तो वायरस में क्या उपस्थित होता है भाई, प्रोटीन। वायरस में उपस्थित होता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, वायरस में क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वायरस से होने वाले रोग, जो अभी आपसे पूछा गया है। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ही आपके सामने वायरस आएगा ना, तो वायरस की कोडिंग कैसे याद रखना है। देखिए वायरस का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, वायरस का मतलब आपको कैसे याद रखना है, इसकी कोडिंग याद रख लीजिए कि जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी कोडिंग याद रख लीजिए। ए चाचा। ठीक है, ए चाचा इन्हें डांटो, क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और लिख पाएँ। देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरा लिख दिया ना, ए चाचा को वायरस की कोडिंग होगी ये पूरी, है ना, किसकी कोडिंग होगी, वायरस की कोडिंग होगी। वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, उसकी कोडिंग होगी क्या होगी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ठीक है, कोडिंग क्या होगी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, वायरस से होने वाले रोग। देखिए ए का मतलब क्या हो जाएगा, सबके नाम आप याद रखिए। ए का मतलब हो जाएगा एड्स। ठीक है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एड्स। उसके बाद चा से क्या हो जाएगा, चेचक। फिर ठीक है, याद रखते जाइएगा, ए का हो जाएगा एड्स, चाचा से हो जाएगा चेचक, है ना, चाचा से पूरा हो जाएगा चेचक। फिर क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, है से हो जाएगा हर्पेस। पूरा अच्छी तरह से लिखते जाइए। ठीक है, बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके बाहर का पेपर में मान के चलिए नगर ने मात्र पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर का बिल्कुल आपको नहीं देखने मिलेगा। ए से हो गया एड्स, चा से हो गया चेचक, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हे से हो जाएगा हर्पेस। फिर डा से होगा, डा से क्या हो जाएगा, डेंगू ज्वर, डा से हो जाएगा डेंगू ज्वर। टो से हो जाएगा ट्रोकोमा। ठीक है, ट्रो से हो जाएगा ट्रोकोमा। फिर खा से क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा। रे से क्या हो जाएगा, रेबिज, रेबिज भी वायरस के कारण होता है। खरे गाल पे, तो गाल से हो जाएगा गलसुआ, पूरे गाल से क्या हो जाएगा, गलसुआ हो जाएगा। पे से क्या हो जाएगा, पीलियो, पे से हो जाएगा खरे गाल पे, तो पे से पीलिया हो जाएगा। ठीक है, पे से पीलिया या पे से पोलियो, कोई भी हो। ठीक है, तो पे से हो जाएगा पीलिया। ठीक है, उसके बाद छा से क्या हो जाएगा, छोटी माता, और पो से हो जाएगा पोलियो। तो ये सारी चीज़ें किससे फैलते हैं भाई, वायरस से ही फैलते हैं। अच्छी तरह से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए से हो जाएगा एड्स, पहले तो कोडिंग रिपीट करो, क्या होगा, ए चच्चा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ठीक है, जैसे हम चाचा से बोले डाटा इनको चाटो, अगर नहीं मान रहे तो छाप दो गाल पे। ठीक है, कोरोना भी तो एक वायरस है ना, कितना परेशान करके रख दिया है। तो उसे याद रख लो कि ए चच्चा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, बाहर निकल रहे, जैसे भी आपको याद रखना रख सकते हैं कि लोग बाहर निकल रहे, रोग मतलब फॉलो नहीं करे नियम कानून को, उसके लिए बोल सकते हो आप। तो ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, है से हर्पेस हो जाएगा, डा से डेंगू ज्वर हो जाएगा, टो से ट्रोकोमा हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, रे से रेबीज हो जाएगा, गल से गलसुआ हो जाएगा, पे से पोलियो हो जाएगा या पीलिया हो जाएगा, छा से छोटी मात्रा हो जाएगा, पो से पोलियो। ये सारे रोग किससे होते हैं, वायरस के ही काटने से, वायरस के ही कारण होते हैं ना, काटने से नहीं भाई, वायरस के ही कारण फैलते हैं। ठीक है, इसके जो वाहक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायरस होते हैं। अभी जो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, उस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में जितनी भी हमने कोडिंग पढ़ी थी ना, वही चीज़ें। देखिए टाइफाइड तो नहीं होगा, टाइफाइड किससे हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो जाएगा। खसरा आपका हो गया ना, खसरा किससे होगा, खसरा आपका उससे होगा, किससे भाई, खसरा आपका हो जाएगा किससे, अपने वायरस से हो जाएगा। डेंगू ज्वर अपना वायरस से हो जाएगा। ठीक है, खसरा आपका वायरस से हो गया, डेंगू ज्वर आपका वायरस से हो गया, एंथ्रेक्स और मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो खसरा और डेंगू ज्वर क्या हो जाएगा, आपके वायरस से हो जाएगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, जितनी भी कोडिंग लिखवाए सब अच्छी तरह से याद रखिए।
चलिए, तो क्या बोलता हैगा, बोलता है उस अजैविक कारक को पहचानिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो अजैविक बोलता है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है भाई, अजैविक बोला ना, तो यहाँ पर क्या समझिए कि अजैविक का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर अजैविक है तो अजैविक में क्या हो जाएगा, जीवाणु, ये दीमक ईमक, ये तो सब जैविक कहलाएंगे। तो अजैविक में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, नमी, नमी के कारण आप किसी चीज़ को भंडारण नहीं कर पाते हो। बहुत बड़ी बड़ी जगह पर अनाज रखे जाते हैं, वहाँ पर जो नमी होती है ना, नमी के कारण वहाँ पर अच्छी तरह से भंडारण नहीं हो पाता है, उसका उपाय नहीं हो पाता। तो उसमें अगर पूछा अजैविक कारक को पहचानिए, तो नमी के कारण भंडारण में प्रॉब्लम जाती है। आप इस तरीके से आंसर याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, नमी होगा, मॉइस्चर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन में, चलते हैं इस क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भाई, बोलते हैं अनिल जब 12 वर्ष का था तब उसका कद इतना था, वर्तमान में उसका कद इतना है, अनिल के कद में क्या क्या अंतर आया। तो देख लीजिए 12 वर्ष के में इतना था, अभी इतना है, तो फाइनली आपको माइनस ही ना करना है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया साइंस में, ठीक है, मतलब साइंस में अच्छे अच्छे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये बहुत आसान पूछ लिया गया। 150.7 आपने माइनस कर दिया, ठीक है, 165.3 में से 150.7 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 13 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। देखिए लास्ट में किसी एक के में 6 है क्या, यहाँ पर तो 2 में 6 में, तो मतलब अपन होशियारी नहीं दिखा सकते। हाँ दिखा सकते हैं भाई, क्योंकि पॉइंट तो एक संख्या के आगे ना, तो एक संख्या के आगे केवल इसी का है, तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, यहाँ पर बचा 4, यहाँ बचा 1, तो आपका हो गया 14.6। लेकिन आपको दिमाग से भी काम कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जब आप माइनस किया 6 हुआ, 6 केवल और एक संख्या के आगे दशमलव, यहाँ पर 6 इन दो ऑप्शन में था, इसमें और इसमें था, लेकिन आपने देखा एक संख्या के आगे दशमलव केवल लास्ट वाले में था, लास्ट वाले को क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको समय बचाती है, तो आप बचाएं जरूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहेगा कि खालिस्तान की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है। तो याद रखिए, इसमें आपको याद रखना है कि किस किस कारण ये एक ही फाइलम से संबंधित है। जॉइंट्स लैग के कारण ये दोनों एक ही फाइलम से संबंधित है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जॉइंट्स लैग्स के कारण ही झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस किस कारक पर निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण क्या होता है भाई, तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। और मतलब जो जो यहाँ पर दिया, अपन इसके हिसाब से बात करें, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होंगे। वाइंड पवन वेग के पे भी निर्भर करता है ना, इस पर भी निर्भर करता है। और फिर क्या है, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, मतलब अनावृत तल क्षेत्रफल, इस पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लेन है कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह का, मतलब सारी चीज़ों पर ना ये निर्भर करता है किस पर, वाष्पीकरण की दर, ठीक है। पवन किस तरह की हवाएं चल रही है, कितनी जल्दी पानी को बहा सकती हैं, कितनी देरी से बहा सकती हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है वाष्पीकरण। उसके बाद क्या होगा, वायु की आर्द्रता, मॉइस्चर ऑफ किस पे, जो एयर रहेगी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो रहेगी, उस पर भी आपकी ये निर्भर करता है वाष्पीकरण। लेकिन द्रव का रंग, द्रव के रंग पर वाष्पीकरण का कोई संबंध नहीं, वाष्पीकरण द्रव के रंग को देखकर वाष्पित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं करता है। तो द्रवों का रंग देखकर वाष्पीकरण नहीं किया जाता, मतलब होता है वाष्पीकरण में ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन द्रवों का रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। वैसे वाष्पीकरण होता है कि ये तो आप लोगों को क्लियर है ना भाई, कि जैसे भी वर्षा का पानी रहता है, जो भी पानी रहता है, यहाँ पर बहुत सारा पानी 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 है, ठीक है, और यहाँ पर बादल है या कोई भी गर्मी रहती है, तो इस सूरज की किरणों के कारण क्या होता है, मतलब सूरज की किरणें नहीं, किसी भी तरह से वाष्पीकरण हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सूरज की किरणें, और भी बहुत सारे मेथड है। तो हम आपको थोड़ा बड़ा ही बता रहे हैं कि जो जनरली होता है वो, तो वाष्प जो इसकी गर्मी रहेगी, इस कारण ये पानी गर्म होकर क्या होगा, ये वाष्प बनकर बादलों में चला जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, और फिर ठंडा होकर यही बरसात का रूप ले लेता है। तो ये जो वाष्पीकरण है, पानी को गर्म करके उड़ा देने की जो क्रिया है ना, वाष्प बना देने की क्रिया, इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण में ये मैटर नहीं करता है कि द्रव किस रंग का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखिए इसमें क्या कंपन का आयाम होता है। तो कंपन का आयाम क्या होता है, इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही कंपन का आयाम कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही कंपन का आयाम कहते हैं। अब ये क्या अभी क्या होता है वो, तो इसको समझाने के लिए हम आपको पहले एक पूरा फ्रिक्वेंसी के आयाम बनाते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से आवृत्ति आपकी जा रही है, इस तरह से आवृत्ति आपकी जा रही है, तो आप देखिए यहाँ पर इसे क्या बोलते हो, जो टॉप में जाता है, मतलब जो ऊपर की ओर रहता है, इसे आप बोलते हो श्रृंग। क्या बोलते हो, श्रृंग बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, श्रृंग बोलते हो। इसको आप बोलते हो गर्त, ठीक है। जितने भी नीचे की टॉप में हैंगी, ये सारी नीचे वाली टॉप में, इसको क्या बोलते हो, गर्त बोलते हो। और यहाँ पर क्या बोलते हो, श्रृंग बोलते हो, ठीक है। ये भी आपका टॉप पॉइंट कहलाएगा, ये भी आपका टॉप पॉइंट, नीचे की और ये ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये सारी चीजें टॉप ही कहलाएगा, पीक कहलाएगा, ठीक है। श्रृंग और गर्त कहा जाएगा, ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त कहा जाएगा। ये पेपर में पूछा जाता है कि श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को या गर्त से गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को आप लैम्डा बोलते हो, जिसको तरंग दैर्ध्य, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को आप तरंग दैर्ध्य बोलते हो, लैम्डा बोलते हो, ठीक है, वेब लेंथ बोलते हो। तो इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तरंग दैर्ध्य बोलते हो, लैम्डा बोलते हो, दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य या पूरा अच्छे से लिख लेना भाई, है ना, हमने अच्छे से नहीं लिखा उसको समझ जाइएगा, या फिर अच्छे से लिख ही देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से तरह से क्लियर
क्लियर हो जाए। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो आपको लिख कर दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपसे पेपर में बने। चलिए, तो यहाँ देखिए इसको क्या बोलना है भाई, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलना है, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा, इसे वेवलेंथ कहा जाएगा। शंग से शंग के बीच की दूरी को या गर्त से गर्त के बीच की दूरी को आप लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पेपर में क्या चीज आ सकती है वो समझा देते हैं। ठीक है, अब जो आपसे पेपर में पूछा वो अभी समझते हैं कि जो अभी पेपर में पूछा वो क्या पूछा है। तो अभी जो आपसे पेपर में पूछा है, अभी जो आपसे पेपर में पूछा आयाम, तो आयाम क्या होता है वो समझिए। देखिए, ये भी आपका टॉप पॉइंट है, ये भी आपका टॉप पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यम स्थिति से जो टॉप पॉइंट है या मध्यम स्थिति से टॉप पॉइंट है, दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, ये भी आपका आयाम कहा जाएगा, ये भी आपका आयाम, दोनों ही आपका आयाम है। तो आपको क्या बोलना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जो भी आपका रहा ना ऑप्शन में क्या रहा भाई, मैक्सिमम। देख लेते हैं ऑप्शन, इस दोनों को ही आयाम बोलते हैं। आप इसको भी क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे, इसे भी एम्पलीट्यूड बोलोगे। ठीक है, दोनों ही आयाम है। तो यहाँ मध्य बिंदु से टॉप के जो पॉइंट रहता है, मैक्सिमम जो पॉइंट रहता है, उसे आप आयाम बोलते हो। चाहे इसे बोल दो आयाम, चाहे इसे बोल दो आयाम, ये सभी चीजें आपके क्या है, आयाम है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहा भाई, इसका आंसर था आपका मध्यम स्थिति से अधिक विस्थापन, क्योंकि उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर ही अधिक होगा, नीचे भी रहेगा ना, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। विस्थापन तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। तो मध्यम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपका आयाम कहलाएगा, ये भी आपका आयाम कहलाएगा। ठीक है, मध्यम बिंदु से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा आयाम रहेगा, तो दोनों के दोनों ही आपके आयाम कहलाएंगे। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, और जितनी भी बातें हमने बताए हैं, जो भी चीजें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चीजें याद रखिएगा। और इसी में क्या और इंपॉर्टेंट भाई, और भी जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, हाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि आयाम को किसमें नापा जाता है। ठीक है, आयाम को मापा जाता है, इसकी इकाई जो होती है मीटर, मतलब कि माइक्रोमीटर होती है। जो आयाम की इकाई होगी वो होगी माइक्रोमीटर, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। और आपके पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि तरंग दैर्ध्य जो है ना, ठीक है, तरंग दैर्ध्य या फिर लैम्डा, लैम्डा को किससे डिनोट करते हैं, C/F। ठीक है, ऊपर रहेगा, ये F का मतलब क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी, और ये ठीक है, तो क्या रहेगा, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं किया भाई। हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा, लैम्डा, लैम्डा बराबर में क्या रहेगा, हमने आपको बताया लैम्डा बराबर में रहेगा C/F। C की जगह V भी हो सकता है। ठीक है, C आपको क्या करेगा, यहाँ पर आप प्रकाश की गति को C से डिनोट कर देते हो, विकिरण की गति को V से डिनोट कर देते हो। तो फाइनली जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि लैम्डा का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखिए V/F। V का मतलब वेलोसिटी, ऐसे आपको याद रहेगा कि वेलोसिटी मतलब किसकी ओर, प्रकाश का है तो C लिख देना, और विकिरण का है तो V लिख देना, अपॉन में F मतलब आवृत्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, हो सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म पर पूछे, कुछ भी चीजें पूछे आपसे बनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ते हैं और सब चीजें समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एक चींटी काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल अंतःक्षिप्त होता है, मतलब फाइनली ये आपसे पूछ रहा है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आपसे पूछा जाता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना कि H2SO4, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, H2SO4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या चीजें पूछा जाएगा, वो सारी चीजें मतलब प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें आप पढ़िए है ना, एक भी चीज मत छोड़िए। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल आया है, चूंकि एक तनु वर्ड आता है और एक सांद्र वर्ड आता है, जो भी मैथ्स या साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है वो तनु और सांद्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उनको। तो हम आपको बता दें कि तनु और सांद्र क्या होता है। देखिए कहीं पर भी अगर हमने आपको बोल दिया ना कि तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, तनु है, सांद्र है। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। आप इस तरह से याद रखिएगा, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। फिर आगे जो भी चीजें आएंगी हम बताएंगे आपको, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, और जिस प्रकार से इसने पूछा चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें पूछा जाता है कि इमली में कौन सा पाया जाता है, सेब में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आपका आंवले में कौन सा पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद रखना, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ना आपके लास्ट क्लास में भी, मतलब लास्ट जो पेपर था उसमें भी आपसे ऐसा कुछ पूछा गया था, जिसमें आपका पुनर्जनन आंसर था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा। एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता क्या कहलाती है। जैसे आप देखिए केंचुआ होता है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसको छिपकली होती है, वो पूरा मान लीजिए पूरा जीव है, पूरा एक प्रकार का जीव है, इसका आप इतना भाग काट देते हो फिर बाद में ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना भाग आपने काट दिया फिर बाद में ये चीजें क्या हो जाती है, अपने आप ऐसे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यही चीजें जो काटने के बाद भी फिर से वापस आ जाना है, नहीं बोलते कि छिपकली की पूंछ काट दो फिर वापस आ जाएगी। तो यही जो प्रोसेस होती हैगी, ठीक है, तो क्या होती है, पुनर्जनन। इसे क्या बोलते हो, रीजनरेशन कहते हो। पुनर्जनन होती है जीवों की जो क्षमता है ना वृद्धि करने की, पूर्ण रूप से जीवों में वृद्धि होती है, जो छोटे छोटे खंड से पूर्ण रूप में वृद्धि करने की जो क्षमता होती है, इसी क्या बोलते हो, पुनर्जनन बोलते हो। ठीक है, यही प्रोसेस आपकी पुनर्जनन कहलाती है। बस आपसे यही पूछा है कि पुनर्जनन क्या होता है, वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे ज्यादा आपसे चीजें इसमें नहीं पूछेगा।
चलिए इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से। क्या बोल रहे हैं, अगर हम प्रक्षेपित करें कि हवा स्थान ए से बी पर जा रही है, तो याद रखिए हवा का जो मोशन होता है, हवा हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या करती हैं, निम्न दाब से, सॉरी उच्च दाब से, है ना, ये जो हवाएं होती है, कुछ भी चीज़ होती है, हवा हो गया, गैस हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो कहाँ से कहाँ जाती है भाई, ये सब जाती है उच्च दाब से निम्न दाब के ऊपर ना। जैसे आपने देखा होगा पानी के जब संवहन की प्रोसेस होती है, तो संवहन में भी क्या होता है, ऊष्मा लेकर जो होता है वो जहाँ पर कम ऊष्मा रहती है वहां पर जाने की गति करने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से हवा हो गई, गैस हो गई, ये भी क्या करते हैं, अधिक दाब से। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, जो भी होती है ना, उच्चा नहीं होगा, उच्च होगा ना, मैंने गलत लिख दिया क्या ये, ठीक है, उच्च होना चाहिए, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, उच्च दाब से निम्न की ओर जाती है। ठीक है, ये जो गैस रहेगी या जो भी चीजें रहेगी ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो अगर बोल रहा है कि हवा जो हैगा स्थान ए से बी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि स्थान बी उच्च दाब पर है और स्थान बी निम्न दाब पर है, तभी ऐसा हो सकता है कि ए से बी स्थान पर जा रही होगी हवा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि स्थान ए उच्च दाब पर है और स्थान बी निम्न दाब पर, जो हमने कहा वही सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी चीजें आपसे पूछता है भाई, है ना, अच्छी तरह से याद रखिएगा, पानी का पूछ सकता है, दाब का पूछ सकता है, तो जो भी चीजें पूछेगा अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में क्या दिया भाई कि जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तो पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो याद रखिए दाब कम होता है। क्या होता है, दाब कम होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि दाब कम होता है, तो यहां पर लिखा है तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है। तो बिल्कुल सही, दाब तो कम होता है, तो दाब कम कहां पर, ये याद रखिएगा कि दाब कम होता है। ठीक है, दाब कम होगा तो यहां पर देखिए तापमान बढ़ता है। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तो दाब कम होता है, हमने कहा दाब कम होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तापमान बढ़ता है, फिर यहाँ क्या बोलता है लास्ट में कि यहाँ पर क्या दिया है भाई, आपका तापमान और दाब दोनों घटते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर कि तापमान और दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तापमान और दाब दोनों घटते हैं, लास्ट वाला ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जब आप जाते हैं पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो दाब कम हो जाता है और तापमान भी कम होता है, तो इसी कारण तो आपका क्या होता है, दाब कम होने तापमान भी कम हो जाता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर भी आपका कम हो जाता है, तापमान भी आपका कम हो जाता है, दाब भी आपका कम हो जाता है। दाब कम होने के दो तीन उदाहरण याद रखिए कि दाब कम होने से क्या होता है, टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, तो दाब कम होने से ही क्या होता है कि ऊपर रखे कुकर में जल्दी दाल ना पक पाना। ठीक है, वहां पर दाब कम हो जाती है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शायद हमने बता दिया ना कि यहाँ पर क्या होगा, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर दाब भी कम होगा और ताप भी कम होगा। इसी कारण क्वेश्चन क्या क्या आता है, दाब के कारण और ताप के कारण दोनों के लिए मेनली ताप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि पहाड़ पर दालें क्यों नहीं पक पाती हैं, तो पहाड़ पर दाबें कम, पहाड़ पर ऊंचाइयों पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है, जिसके कारण दाल जल्दी नहीं पक पाती है, भोजन जल्दी नहीं पक पाता है। ठीक है, एरोप्लेन पे इंक जो रहती है वो लीक हो जाती है, तो ये सब क्या होता है, दाब के ही कारण होता है ना, दाब में कमी हो जाती है, इसी कारण ऐसी सारी चीज़ें घटनाएं होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नमक डालने के, तो वो सारी फैक्टर्स हम आपको बता दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से नोट्स करिएगा। ठीक है, और नोट डाउन करके अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, पानी में जब भी आप नमक डालते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर केवल क्या पूछा है, पानी मतलब क्वथनांक को पूछा है, इसने केवल क्या पूछा है, क्वथनांक के बारे में पूछा है। तो याद रखिए कि पानी में नमक अगर डालोगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कहीं है क्या ऑप्शन में कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है, पानी का क्वथनांक कौन सा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर आप नमक डालोगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पानी का क्वथनांक 373 के ऊपर बढ़ जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो अब क्या पूछा जाएगा पेपर में, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए जब भी आप पानी में नमक डालोगे या फिर अशुद्धियाँ डालोगे, देखिए पानी में आप क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, नमक बोल सकता है वो आपसे मेनली नमक ही देता है, या फिर ये भी बोल सकता है अशुद्धियाँ बोल सकता है। क्या बोल सकता है, अशुद्धि बोल सकता है, और इसके अलावा क्या बोल सकता है, अवाष्पित पदार्थ। ठीक है, अवाष्पित पदार्थ, भाई जो वाष्पित पदार्थ नहीं हो पाते, अच्छी तरह से लिख लेना, हम शॉर्ट में ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसमें मत जाइएगा। नमक हो गया पहला, नमक बोल सकता है, अशुद्धियाँ बोल सकता है, अवाष्पित पदार्थ बोल सकता है। अवाष्पित पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में गर्म कर रहे हो लेकिन वो उसके साथ उड़ ना पा रहा हो, वाष्प ना हो पा रहा हो, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, कि नमक पे क्या क्या पूछेगा, वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको लिख देते हैं कि नमक के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। तो पानी में आपने नमक डाला, भी आप याद रखिए कि नमक, तो नमक डालोगे तो क्वथनांक क्या होगा। ठीक है, पानी में आपने क्या डाला, पानी में आपने नमक डाला, तो एक पूछेगा आपसे क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक पूछेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछेगा, हिमांक पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा भाई, हिमांक पूछेगा। फिर तीसरा आपसे क्या पूछेगा, गलनांक पूछेगा। पेपर में ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है,
है कि पानी में नमक डालेंगे तो क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक, क्योंकि दोनों एक चीज़ है, सिमिलर चीज़ें, क्योंकि क्वथनांक भी कब गर्म करेंगे तभी ना क्वथनांक होगा, और गलनांक का मतलब भी जब गर्म करेंगे तो ही ना गलनांक होगा। तो पानी में नमक डालोगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और सॉरी हिमांक नहीं बढ़ेगा भाई, क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, गर्म करेंगे तभी ना ये चीज़ होगी। तो पानी में जब अवाष्पित पदार्थ डालेंगे तो वो जल्दी दोनों क्या हो जाएगा, गलनांक भी सॉरी गलनांक, हाँ सही है भाई, बढ़ेगा, बढ़ेगा सही लिखे ना भाई, हाँ बढ़ेगा, देख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है, और गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसको प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि पानी में नमक डालेंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा, लेकिन हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी में अगर नमक डाल देंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, गलनांक भी बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक कम होगा। तो ऐसे याद रखिए कि दोनों को गर्म कर रहे हो ना, क्वथनांक भी गर्म करेंगे तो ही ना क्वथनांक बोलते हो, गलनांक भी जब गर्म करते हैं किसी वस्तु को तभी गलनांक पता चलता है। तो हिमांक का क्या होगा, जमना का मतलब होता है। तो अगर जमने की बात हो रही तो नमक डालेंगे तो हिमांक कम होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा। तीनों चारों चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है आपका, जो अभी ये पूछा है कि जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि जो होगी, हमेशा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें आप सिल्वर की परत चढ़ा देते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को जंग से बचाने के लिए आप क्या कर देते हो, उस पर आप सिल्वर की परत चढ़ा देते हो। ठीक है, तो इस मेथड को क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पर आप सिल्वर की परत चढ़ा देते हो, उस सिल्वर को की परत चढ़ा देना, जस्ती की परत चढ़ा देना। ठीक है, तो उसके क्या बोला जाता है, सॉरी हमने सिल्वर बोला है ना, जस्ता जस्ता होगा। ठीक है, जस्ता होना चाहिए कि जस्ती की परत चढ़ा देना। जस्ती की परत चढ़ाए जाने को क्या बोलते हो आप, गैल्वेनाइजेशन मेथड बोलते हो। ठीक है, जस्ती की परत चढ़ाने को आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हो। जैसे अगर आप लोहा भी रखे हो, लोहे में आपको जंग नहीं लगाना, तो इस पर क्या कर दोगे, जिंक की परत चढ़ा दोगे, जस्ती की परत चढ़ा दोगे। जिंक की परत या जस्ती की परत चढ़ाने को आप क्या बोलते हो, जिंक या जस्ती की परत चढ़ाने को ही आप गैल्वेनाइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे क्या हो जाएगा, इससे जल्दी जंग नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो भी आपका आंसर यही होता। इसमें इसने घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा है, तो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पूछता है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है, मतलब भूमि के अंदर हो रही है, भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे का भोजन कहाँ पर तैयार होता है। हालांकि आपसे अगर डायरेक्टली भी ये बात पूछ ले कि पौधे का भोजन कहाँ तैयार होता है, तो भी आपको क्या क्लिक करना है कि पत्तियों में। ठीक है, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। वही क्वेश्चन इसने घुमाकर पूछ लिया है, तो आपको बस यही बात करनी है कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन पत्तियों पर बनाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, बोलता है समतल दर्पण पर बनता है, समतल दर्पण पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, वो आप हमेशा याद रखिए कि समतल दर्पण पर क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें आप अच्छी तरह से नोट डाउन करो, क्या क्या पेपर में पूछ सकता है। तो सबसे पहला तो ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, यहाँ पर अभी बोलता है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु का एक वास्तविक और फिर क्या बोल रहे हैं, समान प्रतिबिंब। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि वस्तु प्रतिबिंब की चलिए, तो इस पे क्या याद रखना है आपको। ठीक है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसी किस तरह की रहेगा वो समझ लीजिए। पहले तो आप ये रखिए कि वस्तु है ना, समतल दर्पण से जो जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो। कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मान लो ये समतल दर्पण है। 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में यहाँ पर एक कोई वस्तु रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, समतल दर्पण। मान लो यहाँ पर d दूरी है या 10 किलोमीटर दूरी है, तो 10 किलोमीटर से इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब ऐसा गोल सा जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका इमेज जो प्रतिबिंब बना है, तो ये वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु है, ये इसका बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी कितनी दूर बनेगा, 10 मीटर दूर बनेगा। तो इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैसे आएंगे, बोला जाएगा कि किसी वस्तु कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 किलोमीटर दूर है या 10 मीटर दूर है, 10 मीटर ही जनरली देगा कि 10 मीटर दूर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस वस्तु से कितनी दूर बनेगा। तो इस वस्तु से बनेगा कितनी दूर, 20 मीटर। ठीक है, अगर वस्तु प्रतिबिंब से 10 मीटर दूर है, उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो 20 मीटर बनेगा। अब अगर यही क्वेश्चन बोल देगा कि वस्तु ये रखी हुई है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, दर्पण से पूछ लिया ना, तो दर्पण से दूर बनेगा 10 मीटर, लेकिन अगर वस्तु से पूछेगा तो 20 मीटर, क्योंकि भाई इसके बराबर दूरी पर बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये समतल दर्पण का पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है वो चलते हैं। समतल दर्पण रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन तो वो हो गया, समतल दर्पण पर हो गया। ठीक है, अगर वो बोलेगा वस्तु से कितनी दूर, तो 2 गुना कर देना, दर्पण से कितनी दूर बनेगा, तो जितनी दूरी है उतनी ही दूर बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि वस्तु की लंबाई इतनी बड़ी वस्तु है, तो दर्पण को कितना रखा जाए। ठीक है, दर्पण को कितना
बना रखा जाए कि ताकि इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सके। मान लीजिए ये वस्तु की लंबाई है, तो दर्पण को हम कितना लेकर आए, क्या वस्तु के बराबर लेकर आए, क्या वस्तु की लंबाई से आधा लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो वस्तु की लंबाई है, यदि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि वस्तु की लंबाई का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु की लंबाई से आधा होना चाहिए। अगर मान लो वस्तु की लंबाई x है तो इसकी लंबाई का आधा होना चाहिए प्रतिबिंब, तो वस्तु की लंबाई का आधा प्रतिबिंब होगा तब जाकर आपको पूरा प्रतिबिंब बोल रहे थे ना, वस्तु की लंबाई से आधा दर्पण होगा तभी आपको संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है ना, ये तो पहले हो गया कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर होती है, तो पहले हमने आपको बता दिया। दूसरा फैक्ट क्या याद रखिए कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्या बनता है, सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी। तो देखिए क्या सीधा और आभासी कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर केवल 4 ही है जिस पर यह बोला है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो याद रखिए कि समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। इसके बाद क्या याद रखना है कि और समतल दर्पण के प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर लाया जा सकता है, तो लिखिएगा पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। इसका जो प्रतिबिंब है ना, इसे पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, इसका जो रहेगा उसे पर्दे पर नहीं लाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर और क्या याद रखना है इसमें, बस इतना याद रखना। ठीक है, और इस पे हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के समान बनता है कि वस्तु से बड़ा बनता है, तो इस पे याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के समान बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोलता है, सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है। तो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, एक तो इसमें बहुत सारी बातें इसमें भी पूछी जाती है, वो भी हम आपको बता दें भाई कि कैसी क्या चीजें रहती है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम प्रोटॉन क्या होता है, मतलब एक होता है समस्थानिक, एक क्या होता है समस्थानिक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है क्या, एक हो गया समस्थानिक, एक होता है समभारिक। ठीक है, एक होता है समभारिक, आपका पेपर में बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, और एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है हम सारी चीज़ें आपको कोशिश पूरी यही है कि हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करें, लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ें भूल जाता है तो फिर देखिए नेक्स्ट पेपर में कहीं ना कभी कवर कर ही देंगे। ठीक है, अगर उस तरह का क्वेश्चन कभी आपको दिखा तो देखिए। तो समस्थानिक में क्या होगा, समस्थानिक का मतलब स्थान है ना, स्थान है, तो याद रखिए जिसके परमाणु क्रमांक समान है। क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान हो। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, स्थान का मतलब क्रमांक से याद रखिए। ठीक है, समस्थानिक का मतलब आप कैसे बोलोगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु भार अलग अलग हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। स्थान से याद रखिए क्रमांक, और भार से याद रखिए भार, भार से क्या याद रखिए, भार या द्रव्यमान याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखिए, भार या द्रव्यमान याद रखिए। तो समस्थानिक क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाएंगे। समभारिक क्या कहलाएगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो या भार समान हो परंतु उसके परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो समभारिक कहलाएंगे। लेकिन आप शॉर्ट में याद रखिए, स्थान का मतलब क्रमांक समान, भार का मतलब भार समान। ठीक है, द्रव्यमान समान। चलिए अब आते हैं पेपर में और क्या क्या बातें पूछ सकता है, ये तो सारी चीजें बता दिए। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक में जिसके न्यूट्रॉन समान हो, क्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। ठीक है, न्यूट्रॉन समान हो वो सम न्यूट्रॉन कहलाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको कुछ कुछ चीजें बता दें ताकि तो ये चीजें बन पाएगी। ठीक है, कि सम न्यूट्रॉन कैसे होते, क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी आप किसी एटम को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जब आप लिखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ लिख रहे हैं 16, तो ये 8 और 16 क्या होता है, ये बताता है परमाणु क्रमांक को। ये क्या बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है। ये किसको बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है, जो नीचे आप लिखते हो। और ऊपर वाले को क्या बताता है, परमाणु भार बताता है। ऊपर वाले क्या बता देता है, परमाणु भार बताता है। पहले आप समझिए, यहाँ पर लिखते परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखते परमाणु भार, पहले तो ये समझ लिया। फिर इसके बाद क्या समझना है, देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जबकि परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के भार के बराबर होता है। पहली बात आपने क्या याद रखी, परमाणु जो क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, तो क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन में आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कि परमाणु जो क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। पहले याद रख लिया आपने, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते और इसके आंसर को निकालते कि किस तरह से आप इसके आंसर को देखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया और यहाँ पर 19 दिया है। और उसके बाद नाइट्रोजन कितना दिया है, 7 दिया और 14 दिया है। हम हर एक ऑप्शन को भी आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कैसा। देखिए हमने आपको बताया कि क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या और भार जो होता है वो
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अगर परमाणु क्रमांक 7 था और इसका भार कितना हो गया 14, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है, यही ना हुआ, प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है। यहाँ पर देखिए 9, तो अब यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो होंगे आपके 9 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 10। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन 7 थे, यहाँ पर 10 है, तो कहाँ न्यूट्रॉन समान है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब चलते हैं हम दूसरा, क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ही होता है कि समान न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो अब समान न्यूट्रॉन लाने के लिए समान न्यूट्रॉन लेके आएंगे। अब दूसरे पर चलते हैं, देखिए इसका फ्लोरीन का फिर से हम एक और दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फ्लोरीन का 9 है और इसका द्रव्यमान 19 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 9 थे और न्यूट्रॉन थे 10, तभी ना 19 हुआ। अब आते हैं इस पे कार्बन पे, तो न्यूट्रॉन है 10 है ना, 10, इस पे भी देखते हैं 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 6। तो अब कार्बन पे आते हैं, तो कार्बन के परमाणु क्रमांक जो है मतलब 6 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 थी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी कि ये 14 हो गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी भाई 6 थी, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, तो आपने जोड़ा 8। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन 8 है, यहाँ पर 10 है, कहाँ समान है, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब कि भाई नहीं होगा, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ देखिए डायरेक्टली आप देख रहे हैं 7 और 14 है, इसका मतलब आप देख रहे हैं ना नाइट्रोजन, फिर भी हम लिख दे रहे हैं बार बार आपको, क्योंकि सिखाना चाह रहे हैं। बाकी आप एग्जाम में थोड़ा फास्ट करिएगा। यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे, तभी ना 7 7 14 हुआ। यहाँ पर अगर आपके प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आपका कितना हैगा 6 होगा, प्रोटॉनों की संख्या सॉरी 6 होगा ना, तो 6 में कितना जोड़ दें, 6 में कितना जोड़ दे कि 14 हो जाए, तो फिर 8 जोड़े। यहाँ पर न्यूट्रॉन 7 थे, यहाँ पर न्यूट्रॉन 8 थे, तो कहाँ पॉसिबल है, सेम सेम। अब आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे क्या बोल रहा हैगा कि लास्ट वाले में बोलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 दिया है, मतलब प्रोटोनों की संख्या, परमाणु भार 16 दिया, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 होंगे, तभी ना ये हुआ, ठीक है, तभी आया होगा। अब यहाँ पर आते हैं कार्बन, कार्बन देता है 6 और इसका देता है 14, तो अब इसको हम करेंगे कि प्रोटोनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8। अब देखिए यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 8, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 8, इसका मतलब क्या है भाई कि लास्ट वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, अगर ना समझ पाए हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ भाई, अभी बता दें कि जब इतने क्वेश्चन तक आ चुके हो और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर दबाएं, क्योंकि लाइक अगर आप दबाते तो हमें समझ में आता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लाना है, मतलब इससे मनोबल बढ़ता है और कुछ ऐसा नहीं है। वैसे तो हमारा काम है आपके लिए वीडियो लाना, हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आप क्या होता है पढ़ाई के चक्कर में लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है, मतलब हमारा मनोबल बढ़ाना भूल जाते हो, बताना भूल जाते हो हाँ सर पसंद आई है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो जरूर लाइक जरूर कर देना अगर भूल चुके हो तो, और कर दियो तब तो कोई बात नहीं। कई लोग तो बस वीडियो चालू करके लाइक कर देते हो, वाह अच्छा भी लगता है कई लोगों का तो, कि वीडियो देखे चाहे ना देखे लाइक जरूर कर देते हैं, ऐसे लोग भी बड़े अच्छे होते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझ में आता है कैसी क्या चीजें हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकेंद्रीय कोशिका है। अकेंद्रीय कोशिकाएं क्या हो जाएगा, इस बात को समझने की अकेंद्रीय कोशिकाएं क्या होती है। अच्छा हम आंसर हाइड नहीं कर रहे क्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम हाइड कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बारे में हम आपको बता दें मेनली क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स जाननी चाहिए। जरूरी नहीं कि अभी आपसे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं चलेगा, लेकिन आपको पेपर के टाइम सब चीज़ें सही बननी चाहिए, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं, अच्छी तरह से याद करें, सारी चीज़ें बने, जो हम आपको डिटेल्स बताना चाह रहे हैं वो सभी चीज़ें अच्छी तरह से सीख लें। देखिए आरबीसी के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका जो आंसर होगा मानव रक्त की लाल कोशिकाएं होगा। अब चलिए मानव रक्त की लाल कोशिकाएं क्या हो गया, इसके अकेंद्रीय कोशिकाएं होती है, मतलब इसके अंदर केंद्र नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, इसके अंदर केंद्र नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो याद रखिएगा कि जो आरबीसी होती है ना, मानव की आरबीसियां होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, ये अकेंद्रीय होती है। तो अब इसमें क्या याद रखना है भाई, तो इसमें क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके स्थान पर, ये याद रखिएगा। फिर हाँ, अभी ब्लड में कितने परसेंट होती है आरबीसी, ब्लड में जो होती है ब्लड का 40% हमारी आरबीसी होती है, याद रखिएगा। आरबीसी क्या काम करेगी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रवाह करेगी। फिर इसके बाद क्या पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो 120 दिन तक का इसका जीवन काल होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 120 दिन तक का होगा। और इसमें क्या वन लाइन फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो वो याद रखिएगा। फिर उसके बाद और आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण कहाँ पर होगा, इसका निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पर निर्माण होगा, आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। और
इसका अंत मतलब ये खत्म कहाँ पर होंगी, तो ये खत्म होगी प्लीहा में, निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, खत्म होगी प्लीहा में, और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, खत्म होगी प्लीहा में, प्लीहा या फिर इसी को यकृत भी बोल देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यकृत भी बोला जा सकता है प्लीहा की जगह पर। फिर यहाँ पर याद रखना है क्या चीज़, और पूछा जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। ठीक है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमारी जो जनरली होता है ना, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण तो होता है, लेकिन जो भ्रूण होते हैं, ठीक है, जो बेचारे भ्रूण होते हैं, ठीक है, भ्रूण जो रहते हैं उनका निर्माण ये कहाँ पर होता है, तो उनका निर्माण होता है प्लीहा में। ठीक है, हम जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोग भ्रूण जो होते हैं, भ्रूण ना बच्चे जो भ्रूण होते हैं प्लीहा में, उनका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, और नष्ट तो उनका भी प्लीहा में होगा। लेकिन जो वयस्क रहते हैं, वयस्क का निर्माण कहाँ होगा, आरबीसी का अस्थि मज्जा में, और नष्ट कहाँ होगा, प्लीहा में। ठीक है, इसके बाद याद रखते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हालांकि पेपर में आई नहीं है अभी तक, लेकिन आ सकती है, तो आप इसलिए याद रख लें कि अपवाद, जैसे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता तो फिर किसी के में तो केंद्रक होता होगा ना, या कुछ अपवाद है, तो वो याद रख लीजिए कि ऊंट की जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है, जिराफ की जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जिराफ और ऊंट की जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है, बाकियों की आरबीसी में जनरली केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए, जितना पेपर में आने वाला उसके आपने काफी चीजें ज्यादा याद रख ली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा गौर से कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है यूरेनियम 238 के, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में गलतियां आपसे निश्चित हो सकती हैं, बहुत सारी यहाँ पर गलतियों की संभावनाएं हैं आपसे। ठीक है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हम आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दे रहे हैं और सारी चीज़ें बता भी दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को आई होप कि अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप मुझे ये बताइए कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि एक मोल में एवोगैड्रो संख्या जो है, एक एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, इसी को एवोगैड्रो भी संख्या बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं, परमाणु, सॉरी अणु बोल दे रहे हैं, परमाणु। ठीक है, अगर हम अणु बोल भी दे धोखे से तो आप समझ जाइए कि हम परमाणु की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, परमाणुओं की बात करें, अगर हमारे धोखे से मुंह से निकल जाता है अणु तो। ठीक है, इसीलिए याद रखें। चले तो अब चलते हैं, अपन नया पेज लेते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि एक मोल, ठीक है, एक मोल यूरेनियम परमाणु का वजन, एक मोल यूरेनियम परमाणु का वजन जो बोल रहे हैं वो लिख लेना अच्छे से, है ना। एक मोल यूरेनियम परमाणु का वजन है इतना, क्योंकि उसमें दिया ना U-238 नहीं दिया, 238, इसका मतलब वो बता रहा है कि इसका वेट इतना है। यूरेनियम 238 का मतलब वो बता रहा है कि एक मोल यूरेनियम का वजन जो है 238 ग्राम है। तो अब बताइए एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। कितने भार में भाई, ठीक है, कितने में होते हैं, 238 ग्राम में, 238 ग्राम में होते हैं इतने परमाणु, मतलब एक मोल परमाणु में का वजन जो होता है इतना ग्राम होता है, इसका मतलब एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, मतलब इतने परमाणु का इतना ग्राम है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर इतने परमाणु है तो उसका मतलब इतना ग्राम है। तो मुझे तो एक परमाणु का चाहिए ग्राम, कि एक परमाणु का कितना ग्राम। तो देखो अगर यहाँ पर एक परमाणु बनता है तो इतना तो आपसे मैथ जरूर आता है कि आप इस पूरी चीज को इसके बटे में ले जाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चूंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसको फिर से डिलीट करके हम शुरू से लिख दे रहे हैं वाली बातें। ठीक है, कि एक परमाणु में कितना आया, एक परमाणु या फिर इसी को आप एटॉम भी बोल सकते हो, एक परमाणु में आपका कितना आया 238 ग्राम, अपॉन में आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आपका आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपका आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक परमाणु में इतने ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि एक परमाणु में इतने ग्राम। चूंकि अब आप इसके बाद एक बात और जानते हैं, ये 23 है ना, एक बार और जानते हैं कि एक, ठीक है, इसके बाद आप क्या जानते हो भाई, एक ग्राम, ठीक है, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो डेसी सेंटीमिली मतलब 10 की घात 3, इसका मतलब 1000 ग्राम। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो बस ये याद रखें कि 1000 मिलीग्राम। ठीक है, mg, एक ग्राम में कितना होता है, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। वो आप अच्छी तरह से याद रखिए कि एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो आपको एक परमाणु में इतने ग्राम हो गए। चूंकि इतने ग्राम को ऑप्शन में सब में मिलीग्राम था तो हम इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने कहा एक परमाणु या एक एटम में
238 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। उसके बाद कितने अणु थे, चूंकि वो एक परमाणु का उतना था, अब मुझे तो 10 की घात 22 परमाणु ना चाहिए, तो 10 की घात 22 परमाणु के लिए आपने यहाँ पर 10 की घात 22 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया कितना, ये चूंकि ग्राम में था, ठीक है, ग्राम में था, एक परमाणु के लिए आपने इस पूरी भार को इससे डिवाइड किया तो एक परमाणु आया। आप अगर एक परमाणु का इतना आ रहा था तो आपको तो 10 की घात 22 ना चाहिए था, तो आपने यहाँ पर भी 10 की घात 22 का मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या किया, 10 की घात 22 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपने 10 की घात 22 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने ग्राम आ गया। चूंकि मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे तो किलोग्राम में ना चाहिए, तो किलोग्राम में डालने के लिए आपने क्या किया, इंटू 1000 और कर दिया, क्योंकि ये पूरी की वैल्यू ग्राम में आई थी, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ये पूरी किलोग्राम में। अब बस इसको काटा पीटी करना, आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, जैसे भी करना हो कर लें, ठीक है। 10 की घात 22 से 10 की घात 23 को काट दिया, तो इधर पर बचा 10 से इसको काट दिया। अब फाइनली जो आपके पास, ठीक है, इसमें एक ऑटम में कितने बचेगा, 238 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ऊपर आ जाएगा 23। तो फाइनली हमने क्या कहा था, बचेगा कितना वो ना, ये क्यों इतना बड़ा बड़ा लिख रहे भाई, 238 इंटू 100 बचा था और नीचे बचा 6.022 बचा है। इस पॉइंट को रिमूव करोगे और कितना आ जाएगा, 30 और आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचे ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, बस काटा पीटी कर दो और अप्रॉक्स में मारने की कोशिश करें। देखिए मैं अगर 200 में 6000 लाना है तो 200 में मैं कितने का गुणा करूँ कि 6000 जाए, तो 30 का। लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं 30 का कर दूंगा तो 38 में जब 30 का करूंगा तो इससे बहुत ज़्यादा ना माना जाएगा। फिर भी मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्स में 30 आ रहा होगा, फिर भी मैंने मान लिया अप्रॉक्स में 30 आ रहा होगा, 30 से कम ही आएगा, 28 आएगा या कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने 30 ही मान लिया। अब 30 को जब अगर मैं इससे पूरा डिवाइड करूंगा तो 10 से 10 मान लीजिए काट भी देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आ रहा है 100 का अप्रॉक्स मार रहा हूँ, अप्रॉक्स में, ठीक है। तो 100 आ रहा है, तो 100 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो अप्रॉक्स में 33 के लगभग जाऊँगा, 33 के लगभग जाऊँगा और डबल जीरो भी है, 33 के लगभग जाऊँगा, डबल जीरो भी है, ये भी हो रहा है नहीं क्लियर। तो मतलब फाइनली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, काट पीट के सॉल्व करना चाहते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे भी आपको सॉल्व करना है। तो वहाँ पर भाग देना, भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद भी आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ये मत घबराइए, एक आंसर नहीं आएगा, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर दो। हो सकता है हम वहाँ पर अप्रोच मार दें, मतलब जो आपको करना हैगा वो क्या करना है, डायरेक्टली ये करना है, 238 जब सॉल्व वाल्व किए थे इतने ना बचा था, 238 इंटू 100 बचा था, और अपॉन में कितना बच गया था आपका, कितना बच गया बताइए, 6.022 बच गया था। पॉइंट को अलग किए, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए। फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है बाय कैलकुलेटर, बाय डिवाइड मेथड, जो भी आपसे आता है उससे कर दीजिए। आपका आंसर क्या देखने को मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 3952, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने ग्राम आपका राइट आंसर आना चाहिए, पूरा राउंड फिगर में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। आपका आएगा आंसर पॉइंट पॉइंट में। तो आप समझिए कि बस 3 पॉइंट, तो 3 संख्याएं तो दी थी ना, 3 संख्याएं दी थी, तो उसी के लगभग आपका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा आंसर होगा, ये वाला ही आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, 23952। मतलब हमारा मेन उद्देश्य था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट अगर हम समझाने में सफल रहे आपको, तो आपसे सारी चीजें बन जाएगी। चलिए इसका एक जुगाड़ बता दें कि कल को आपको कभी भी पूछा जाएगा तो कैसे करना है, ताकि आपको इतनी सारी चीजें याद ना रखना पड़े, एक मोल ये सारी चीजें। देखिए अभी तक पेपर में आपके हमने जो देखा है वो केवल यही पूछा है कि एक परमाणु में कितने ग्राम पूछेगा, किलोग्राम पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो एक परमाणु का जो भी पूछेगा तो आपको रखना है ऊपर क्या रखना है, या तो एक परमाणु में पूछे तो डायरेक्टली 1/, कर देना, एक परमाणु में कितने ग्राम जो भी पूछेगा तो ऊपर रख देना है ग्राम, किलोग्राम, जो भी मास दिया है मास रख देना, वेट जो भी दिया है रख देना, अपॉन में रख देना क्या चीज, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब कुछ भी चीज देगा उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर देना, एक परमाणु में उतने यूनिट आ जाएगा, ग्राम है तो ग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम, फिर जिसमें भी चेंज करना है वो। फाइनली बस इतना सा याद रखना है कि एक परमाणु में अगर पूछेगा ना, एक परमाणु में, एक मोल में नहीं पूछ रहा था, हमेशा पेपरों में पहले जनरली ये पूछा जाता था कि एक मोल में कितने अणु, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। लेकिन अभी पूछ रहा है एक परमाणु में कितना ग्राम, कितने किलोग्राम, कितने मतलब मिलीग्राम, जो भी चीजें पूछेगा तब आपसे समझना चाहिए एक परमाणु में कोई भी चीज आपको दी है वेट में, डिवाइड कर दो इस पूरे नंबर से, आ जाएगा एक परमाणु में। चूंकि अगर 2 परमाणु बोला यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 बोला तो 3 का मल्टीप्लाई करना। इस क्वेश्चन में बोला था 10 की घात 22 का, तो यहाँ पर भी अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए थे 10 की घात 22 का, ठीक है। तो जिस यूनिट में चेंज होगा वो, फिर उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी उसमें। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बस इस तरह से सीखना, फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ी देर से बाद आया इतना क्वेश्चन। चलिए आई होप कि जितनी भी मेहनत हम आप करें, आप हमसे दोगुनी मेहनत करें और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए भाई, जैसा जो भी चीज़ें हैं, दो समान पात्र ए और बी दिया है, 75 डिग्री पर बराबर मात्रा में गर्म पानी करना है। मतलब अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है ए के बाहरी सतह पर काले रंग और बी की सफ़ेद पेंट कर दिया गया। 10 मिनट बाद ए का तापमान इतना है तो बी का तापमान कितना होगा। तो बी का तापमान क्या होगा, जितना भी ए का तापमान है उससे ज़्यादा होगा, तो 55 डिग्री से अधिक होगा इसका आंसर। लेकिन बंदे यहाँ पर क्या करेंगे, कम ही को क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी रहते हैं बच्चे वो क्या क्लिक करते हैं इसमें, ये ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं। मतलब आंसर तो ये होना चाहिए कि 55 डिग्री से अधिक, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या क्लिक कर देते हैं, 55 डिग्री से कम क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर तो और ठंडा आएगा, इस कॉन्सेप्ट से कर देते हैं। हम आपको व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, ताकि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम आएगा, ताकि आप आइंदा से गलती ना कर बैठे जल्दीबाजी में। देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति बताओ, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने ये नियम दिया कि जो वस्तु जितनी मतलब ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है वही उतनी उत्सर्जक भी होती है। यूँ कह दें कि जो जितनी अच्छी ऊष्मा उत्सर्जित करती है वही उसकी अवशोषक भी होती है। तो क्या किसने दिया, किरचॉफ ने दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा ये नियम किसने दिया, तो किरचॉफ ने दिया। किरचॉफ ने क्या नियम दिया भाई, किरचॉफ ने आपका क्या नियम दिया कि जो वस्तु ऊष्मा को जितना ज़्यादा उत्सर्जित करती है, अवशोषित भी करती है, या फिर इसको और सरल भाषा में समझना है तो जो जितना ज़्यादा पैदा करती है वो उतना ज़्यादा खाती भी, ये से समझ लो। ठीक है, कि जो जितना ज़्यादा उत्पन्न करेगी वही उतना ज़्यादा खाएगी भी, पैदा करेगी वही उतना ज़्यादा खत्म भी करेगी, ये समझ लो। ठीक है, जब ये नियम आपको समझ में आ गया, ये किरचॉफ ने नियम दिया था। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, जिसको आप थोड़ा सा समझ लोगे तो शायद ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दिया था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपको ये बोला जाएगा तो इसी प्रकार से अगर काला रंग क्या हो जाएगा, काला रंग ऊष्मा को अच्छा अवशोषित करता है, तभी ना इसको मैक्सिमम कहीं गर्मियों में और इन सब में पेंट कहीं पे काला कर देते हैं, ताकि जो चीज़ जल्दी गर्माना है। तो काला रंग जितना जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषित। अवशोषित का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित का मतलब ग्रहण करना। ठीक है, अच्छे से लिख लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखे उसको अच्छे से लिख लेना। काला रंग ऊष्मा को जितना ज़्यादा अवशोषित करता उतना ज़्यादा, अवशोषित का मतलब अवशोषण करना, उत्सर्जित भी करेगा, उतना ही अपने मन से निकालेगा भी, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना कि काला रंग जितना ज़्यादा अवशोषित करता उतना ही ज़्यादा उत्सर्जित भी करता है, उत्पन्न भी करता है। इसके बाद और क्या बात याद रखना आपको काले रंग के बारे में, कि काला रंग, देखिए काला रंग अगर खाली, पहले तो ये पूछा जाता है कि गर्मियों के समय में दीवार की बाहरी सतह क्या कराया जाएगा। गर्मियों के समय में दीवार की बाहरी सतह का रंग कैसा होना चाहिए, तो गर्मियों के समय में दीवार की बाहरी सतह का रंग सफ़ेद होना चाहिए, जिससे गर्म हवाएं हमारे घर में ना घुस सके, ना प्रवेश कर सके वो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फिर उसके बाद और क्या पूछता है पेपर में वो समझो। पेपर में ये पूछ सकता है कि खाली बर्तन में आपने क्या रखा, खाली बर्तन है उसमें मतलब खाली बर्तन है ना, आपने खाली बर्तन में समान पानी रखा, खाली बर्तन है भाई उसमें समान पानी रखा है। ठीक है, समान पानी रखा, एक की बाहरी दीवार पर काला रंग पोते हो, एक की बाहरी दीवार पर सफेद रंग पोते, कंफ्यूजन बनेगी, अभी इसीलिए क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास दो बर्तन है, एक की दीवार में काला रंग है, एक की दीवार में सफेद रंग है। आपने पानी को डाल दिया, क्या डाल दिया है, पानी इसमें भी डाला, पानी इसमें भी डाला। पानी पहले कौन सा गर्म होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे काला रंग का वाला गर्म होगा, बिल्कुल सही बोल दोगे भाई। जो हीट होगी वो काले रंग में ज़्यादा उत्पन्न होगी और इसमें कम होगी, तो काला रंग वाला जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो इसके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जल्दी गर्म कर देगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, आप गलती करोगे, यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि भाई गर्म पानी है ऑलरेडी, इसके अंदर गर्म पानी है, ए कंटेनर है और बी कंटेनर है, जब गर्म पानी डाल दे कि ए कंटेनर है बी कंटेनर है, दोनों का टेम्परेचर कितना है, जितना भी दिया था, मान लीजिए 125 डिग्री दिया है कि दोनों के टेम्परेचर 125 डिग्री, इसमें आपने ब्लैक रंग पोता है, ठीक है, काला रंग पोत दिया, कौन सा, काला रंग पोता, और इसमें पोता है सफेद रंग। ठीक है, तो कौन से, अगर बोल दिया एक में काला रंग पोता है एक में सफेद रंग, दोनों में 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म पानी है, तो काला रंग क्या करता है, जितनी जल्दी उस अवशोषित किया था अब उतनी जल्दी उत्सर्जित भी करेगा। तो अगर पानी जब ठंडा करोगे तो काले रंग का पानी जल्दी ठंडा होगा सफेद रंग की अपेक्षा। तो 10 मिनट बाद यदि काले रंग का पानी 55 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो सफेद रंग का पानी कितना होगा, तो 55 डिग्री से अधिक होगा, 55 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होगा। इसका कितना होगा, 55 डिग्री से अधिक। ये जितनी जल्दी ठंडा नहीं होगा सफेद वाले का, जबकि काले रंग का हो जाएगा, क्योंकि
कि अपन ने समझा ना, जितनी जल्दी अवशोषित करता है उतना उत्सर्जित भी करता है। तो अगर दोनों में गर्म पानी है तो ठंडा पहले किसका होगा, काले रंग का। अगर ये 55 डिग्री का हुआ है 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद ये कितना होगा, 55 डिग्री से इसका टेम्परेचर अधिक होगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, जितना जल्दी अवशोषित करता है उतना ही उत्सर्जित करता है, और ठंडे पानी गर्म पानी का भी कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब इससे रिलेटेड और क्या पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो बता देते हैं हम आपको। इससे रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाती है ना पेपर में, वो भी आपको कुछ खास बता दें। हमने गर्म पानी ठंडे पानी का बता दिया कि ठंडा पानी अगर मतलब कि एक नॉर्मल अगर आपने ऐसा कंटेनर लिया और दोनों में पानी डाल रहे हो, तो पहले पानी गर्म किसका होगा, तो काले रंग के वाले बर्तन का। लेकिन अगर ये बोलता है गर्म पानी है और उसके बाहरी सतह में आपने एक में काली पोत दिया, एक में सफेद रंग में पोता है, तो गर्म पानी जल्दी ठंडा होगा काली वाली में सफेद रंग की अपेक्षा। ठीक है, तो वही 10 मिनट बाद अगर काले में 55 है तो उसमें 55 से अधिक टेम्परेचर होगा, याद रखना। फिर ये पूछा जाता है कि धूप के समय कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो धूप के समय कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सफेद कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, ठंडी के समय कौन से कपड़े पहनना चाहिए, तो ठंडी के समय हमें काले कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि धूप के समय कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो धूप के समय हमें सफेद कपड़े पहनना चाहिए। ठंडी के समय हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, तो ठंडी के समय हमें काले कपड़े पहनना चाहिए। फटाफट आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि घर की सीट कैसे रंग की होनी चाहिए, तो घर की सीट के ऊपर आप सफेद रंग पोत देते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है आपसे कि छाते के ऊपर भी तो काला रंग पोता जाता है, तो छाती के ऊपर काला रंग क्यों पोता जाता है, तो भाई अगर गर्मी के समय अगर छाता लेकर जा रहे हो उसमें काला रंग पोते हैं, तो काला रंग पोते हैं तो छाता तो और गर्म होकर अपन को गर्मा देना चाहिए पूरे शरीर को। फिर भी छाता का रंग काला क्यों होता है जनरली, हालांकि आजकल तो रंगीन काला क्योंकि आपकी डिमांड है उसकी, इसीलिए कंपनी वालों को निकालना पड़ता है। लेकिन जो एक्चुअल रहता है अगर जो जिसका यूज किया जाए तो वो ब्लैक रंग है, छाते का रंग ब्लैक होना चाहिए ऊपर से। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये अवशोषित तो करता है और तुरंत उत्सर्जित भी कर देता है, मतलब लेता ऑब्जर्व करता हो, जितनी जल्दी ऑब्जर्व करता हो उतनी जल्दी छोड़ता भी है ना। इसीलिए छाते का जो आपका टॉप का कलर होता है, जब छाता लेकर जाते हो तो उसके ऊपर का रंग काला होता है, अवशोषित करके तुरंत उत्सर्जित कर देता है, ताकि समझ रहे हैं। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद रखना। आई होप कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हम जो चीज़ें आपको समझाना चाहते रहे हम उसमें समझाने में सफल हुए होंगे। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी फिर से याद दिला दे रहे हैं कि लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें हैं, लाइक हो गया, उसके बाद हाँ कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें ये समझ में आता है कि हाँ आप रेगुलरिटी बेस पर देख रहे हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें ये बताते हैं कि आप रेगुलर देख रहे हैं। तो कमेंट में कुछ भी करें लेकिन कमेंट जरूर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, है ना। और अगर आपकी क्वेरी कुछ भी रहे तो बताएं हमें। चलिए।